मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। समाजीकरण, जब मनुष्य जन्म लेता है वह केवल हाड़ मांस रक्त का पुतला होता है और धीरे जैसे जैसे वह अपना विकास करते जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वह जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण से वह जीवन यापन की, जीवन के व्यवहार की सभी चीजों को सीखता है और वास्तविक रूप में एक मनुष्य बनने का प्रयास करता है। तो यह जो एक प्रक्रिया है जीवन भर चलती है। जीवन भर व्यक्ति दूसरी चीजों से सीखता है, उनसे प्रेरणा लेता है और मानव जीवन को सार्थक करता है। तो यह जो सीखने की प्रक्रिया है इसे ही समाजीकरण कहते हैं। मतलब मनुष्य जो भी सीखता है उसी को अनुरूप व्यवहार करता है और इसी को ही समाजीकरण कहते हैं। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य केवल समाज में ही रह करके अपना जीवन यापन कर सकता है। उसमें सामाजिकता का गुण समाज में रह करके ही आ सकता है। जंगल में रहने वाले किसी मनुष्य को हम असामाजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वे गुण नहीं आ पाते जो गुण समाज में रहते हुए विकसित होते हैं। इसे ही समाजीकरण कहा जाता है। जब इस समाजीकरण में राजनीति को मिला दिया जाता है या राजनीति का पुट हो जाता है तब उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। मतलब राजनीतिक समाजीकरण का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति राजनीति के बारे में किस प्रकार का व्यवहार करता है। सोचने की बात है, राजनीतिक संस्कृति है, लेकिन जब उसका व्यवहार सामने आता है हम उसे राजनीतिक समाजीकरण का नाम देते हैं। हम जब तुलनात्मक रूप से विभिन्न देशों के संविधानों का, वहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि दो देशों में भले ही सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक व्यवस्था एक समान दिखे, एक समान हो, लेकिन जब व्यावहारिक दृष्टि से हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर पाते हैं। भारत में इंग्लैंड के समान संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था से हमने अपने देश में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया, उसको क्रियान्वित किया। लेकिन भले ही ब्रिटिश संसद जैसी है, भारत की संसद भी लगभग वैसी ही है। अंतर तो है, लेकिन उनकी कार्य करने की प्रक्रिया आदि पूरा का पूरा हमने ब्रिटेन से ही लिया है। लेकिन जब व्यावहारिक दृष्टि से हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से बहुत अधिक भिन्न है व्यावहारिक दृष्टि से। इंग्लैंड में एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए। इंग्लैंड में प्रायः किसी भी सांसद को या हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य को निष्कासित करने की, निलंबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स का आप उदाहरण जानते होंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में जितनी सदस्य संख्या है उससे लगभग 100 सीटें बैठने के लिए कम बनाई गई हैं। मतलब कम सदस्य होने, उपस्थित रहने पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स बिल्कुल भरा भरा लगता है। और अन्य देशों के समान इस हाउस ऑफ कॉमन्स में भी खूब हंगामे होते हैं, खूब चीखने चिल्लाहट की आवाज आती है, गरजने की आवाज आती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल वाक युद्ध खूब जोर से चलता है। लेकिन जब सदन में बहुत ज्यादा शोरगुल हो जाए, हंगामा होने लगे, कोई किसी की बात को सुनने लायक न रहे, स्थिति ऐसी हो जाए कोई किसी की बात को सुन न पाता हो, तब स्पीकर अपनी सीट से खड़ा होता है। उसके खड़े होने मात्र से, उसके वस्त्रालंकारों से जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को सुनकर पूरे सदन में स्तब्धता छा जाती है। स्पीकर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लीज मेंटेन साइलेंस, शांत रहिए, जरूरत नहीं पड़ती। ये ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति
तदनुरूप राजनीतिक समाजीकरण हुआ। भारत में क्या हो रहा है, अभी 2 दिन पहले अभी भी चल रहा था, सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित किया गया है पूरे सत्र भर के लिए। क्यों? उनके द्वारा इतना ज्यादा हंगामा होने लगा कि सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। परिणाम स्वरूप उन सांसदों को सदन से निलंबित किया गया और बाहर आकर के उन्हीं सांसदों में से एक माननीय ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। ये भारत का राजनीतिक समाजीकरण है, भारत की राजनीतिक संस्कृति है। तो सोच लीजिए किस प्रकार की स्थिति इंग्लैंड में पाई जाती है और किस प्रकार की संस्कृति भारत में पाई जा रही है। तो ये समाजीकरण का परिणाम है, संस्कृति का परिणाम है। हम अपने देश में जब राजनीतिक समाजीकरण की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक नेता का परिवार यह सीखता है कि एक बार राजनीति में प्रवेश करो, एक बार किसी निर्वाचित पद पर पहुंच जाओ, उसके बाद इतना कमा लो कि और इधर उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो भारत में राजनीति एक व्यवसाय है, कमाई करने का साधन है, एक इन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है। ये भारत की राजनीतिक संस्कृति और उसके अनुरूप समाजीकरण है। इंग्लैंड में, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक बार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वह अधिक से अधिक 8 वर्ष तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद उनको केवल पेंशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। वह एक आम जनता के समान, आम नागरिक के समान अपना जीवन यापन करते हैं, आम नागरिक के समान। भारत में एक बार यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचित पद पर पहुंच गया तो वह उस पद पर रहते हुए इतना ज्यादा कमा लेता है कि वह अकूत संपत्ति का स्वामी बन जाता है। ये इंग्लैंड, ये भारत और अमेरिका की बात, ये राजनीतिक समाजीकरण है। तो इसी समाजीकरण के कारण विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में हम अंतर देखने को पाते हैं। इसकी परिभाषा करते हुए आमंडल पावेल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जैसी उसकी सोच बनते जाती है, उसको बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्यों? जब जो उसकी राजनीतिक संस्कृति है, जो उसके विचार हैं, वे अनुकूल नहीं हो रहे हैं उसके लिए, वह उसमें फिट नहीं हो रहा है, तो वह उसके अनुरूप परिवर्तित करता है। बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है तथा व्यक्तियों को राजनीति में दीक्षित करते हुए, राजनीतिक समाजीकरण की चर्चा हो रही है तो राजनीति में दीक्षित करते हुए उसके विचारों का राजनीतिक बातों के बारे में उसके विचारों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि वह आगे चल करके एक सामान्य मतदाता हो सकता है, एक नेता हो सकता है, दल का एक कार्यकर्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या एक दूसरे या राजनीतिक दल से अलग होकर के कुछ काम कर सकता है। तो उसके जो विचारों के निर्माण करने की प्रक्रिया है, इसी को ही समाजीकरण कहते हैं। दूसरा है लिबैन, कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के बारे में उसके मूल्यों, आदतों और प्रेरणा का साधन है। उसके क्या मूल्य हैं, उसके कौन कौन से विश्वास हैं, उसकी कौन कौन सी भावनाएं हैं, इन्हीं के अनुरूप वह सीखता है और जैसा सीखेगा वैसा व्यवहार करता है। मतलब यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और यह मनुष्यों का निर्माण करता है, एक मनुष्य का इंसान के रूप में निर्माण करता है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में वह दीक्षित होता है। इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है: राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक भर्ती।
राजनीतिकरण क्या है? राजनीतिकरण का मतलब होता है राजनीति के प्रति आकर्षित होना, रुचि लेना। देखिए, हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। राजनीति के प्रति रुचि का होना आवश्यक नहीं है। राजनीति अलग है, राजनीति विज्ञान अलग है। तो राजनीति विज्ञान के जितने भी अध्येता हैं, राजनीति में रुचि लेंगे, राजनीति में भाग लेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो राजनीति के प्रति रुचि लेना, उसके प्रति आकर्षित होना, यह राजनीतिकरण हुआ। और विशेष करके प्रजातांत्रिक देशों में कोई भी व्यक्ति राजनीति से अलग नहीं हो सकता। राजनीति का मतलब नेतागिरी करना नहीं है। राजनीति का मतलब होता है जिसका संबंध बुद्धि से है। यदि आप अपने समाज के हित के बारे में सोचते हैं, यदि आप अपने नगर के हित के बारे में, नगर के विकास के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं, उसके अनुरूप थोड़ा बहुत व्यवहार भी करते हैं, मतलब आप राजनीतिक प्राणी हैं। राजनीति का संबंध विवेक से होता है। तो राजनीति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना, राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक घटनाओं में रुचि लेना, यह राजनीतिकरण हुआ। तो आप सोच लीजिए, भारत के कितने व्यक्ति राजनीतिकरण से अलग हो सकते हैं? प्रायः कोई नहीं। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता। राजनीति में प्रवेश करना और कार्य करना, यह राजनीतिक सहभागिता है। कार्य विभिन्न प्रकार के, दल का सदस्य होकर के भी आप कार्य कर सकते हैं, दल के बाहर रहते हुए भी आप कार्य कर सकते हैं। और तीसरा है राजनीतिक भर्ती। राजनीति को आत्मसात कर लेना, राजनीति का एक भाग बन जाना। तो राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक भर्ती, इन तीनों का प्रेरक साधन राजनीतिक समाजीकरण है। राजनीतिक समाजीकरण जैसा होगा उसी प्रकार से उसका राजनीतिकरण होगा, राजनीतिक सहभागिता होगी, राजनीतिक भर्ती होगी। इन तीनों का यह प्रेरक साधन है। इन तीनों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मतलब राजनीतिक समाजीकरण जैसा होगा उसी प्रकार से आपका राजनीतिक एटीट्यूड देखने को मिलेगा, और जैसा आपका एटीट्यूड होगा उसी के अनुरूप आप व्यवहार करेंगे। तो अब देखें राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार कि किस प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण होता है। पहला है प्रगट, जो स्पष्ट रूप से आप पर प्रभावित किया जाता, आप पर डाला जाता है, जिसका स्पष्ट प्रभाव, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव आप पर पड़ता है। जैसे संचार माध्यम, संचार माध्यमों से आप दूर नहीं रह सकते। संचार माध्यम, आप किस प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। आजकल जो टीवी चैनल्स हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं जो निष्पक्ष भाव से समाचारों का प्रसारण करते हैं। कुछ ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी टीवी चैनल्स हैं जो सरकार की हमेशा आलोचना किया करते हैं, मतलब सरकार का विरोध किया करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के संचार साधन हैं। इसी प्रकार से जैसे कुछ समाचार पत्र हैं, एक कुछ समाचार पत्र निष्पक्ष समाचारों का प्रसारण करते हैं। कुछ समाचार पत्र एक दल विशेष या वर्ग विशेष या अपने से संबंधित बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे आरएसएस का पांचजन्य मुख्य पत्रिका, आमुख पत्रिका है। जैसे शिवसेना का सामना है, सामना उसका पत्र है, समाचार पत्र है। तो ये केवल अपने ही विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो संचार साधन। दूसरी चीज व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्ति कई लोगों के संपर्क में आता है, तो इन लोगों के संपर्क में आकर के वह बहुत सी चीजें सीखता है, अपना एक मन बनाता है। तो एक प्रत्यक्ष हुआ। दूसरा अप्रकट या अप्रत्यक्ष, वह अपने अनुभवों से बहुत सी चीजें सीखता है। उसको कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। तो जो अनुभवों से वो सीखता है वह अप्रकट हुआ। जैसे उसने सीखा, उसने पढ़ाई लिखाई कर लिया, रोजगार के लिए कितना संघर्ष करता है वो वही खुद जान सकता है। और जब रोजगार के लिए इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा है, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे कोई व्यवसाय करने के लिए या कोई अन्य प्रकार से कार्यों के लिए, आजीविका तो उसके लिए कमाना जरूरी है।
तो आजीविका प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से वह संघर्ष करता है, इन संघर्षों से वह अनेक सी चीजें, अनेक बातें सीखता है, तो ये अप्रत्यक्ष समाजीकरण हुआ। तो दो प्रकार इसके होते हैं। देखें समाजीकरण की विशेषताएं हैं। सबसे पहले है यह निरंतर प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दुनिया में एकमात्र प्राणी मनुष्य होता है जो जीवन भर सीखता है, लेकिन अन्य प्राणी चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे अन्य हों, केवल पक्षियों का केवल उड़ते तक मां का साथ रहता है। उसके बाद मां जब उसको सिखा देती है तब वह पक्षी अपना स्वतंत्र होकर के जीवन यापन करता है। इसी प्रकार से जानवरों को भी देख लीजिएगा, जब जानवर खुद अपना शिकार या खुद अपना रसद खाद्य सामग्री प्राप्त करना सीख लेते हैं तो वह अपने मां से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी होता है जो जीवन भर उसको सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा सर्वत्र विद्यमान होता है। राजनीतिक समाजीकरण लोकतंत्र में अधिक होता है, अन्य व्यवस्थाओं में कम होता है। तानाशाही व्यवस्थाओं में, साम्यवादी व्यवस्थाओं में, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में, परंपरागत वंशानुगत व्यवस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण कम होता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें राजनीतिक समाजीकरण अधिक होता है। तीसरा राजनीतिक संस्कृति से संबंधित होता है। इसी राजनीतिक संस्कृति को बनाए या परिवर्तित रखने का यह राजनीतिक समाजीकरण एक साधन है। चौथा संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम जैसे होंगे हम अपने बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा देंगे। तो यह संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार निरंतर चलते रहता है। तो यह संचरण, इसी के द्वारा हम अपने जमाने में हम अपने पिताजी का उदाहरण कई बार देते हैं, हम अपने दादाजी का कई बार उदाहरण देते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होता रहता है। पांचवा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप में जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह शिक्षण संस्थाओं में जाकर के अनेक प्रकार की बातों को सीखता है। इसी प्रकार से उसकी मित्र मंडली हुआ करती है, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके गप मारता है, कई प्रकार की बातें वहां पर करता है, अनेक प्रकार की बातें वहां पर गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। तो ये प्रत्यक्ष हुआ। और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत उसका जो अधिकार है, संविधान पढ़ता है, अधिकार, कर्तव्य और कानून, संविधान के प्रति उसके मन में आस्था का भाव उत्पन्न होता है, ये अप्रकट हुआ। इसके अलावा वह इन सभी चीजों से कुछ न कुछ चीजें सीखता है। तो व्यक्ति पर कई चीजों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, कई चीजों का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से व्यक्ति एक हाड़ मांस के पुतले से आगे बढ़ करके एक मनुष्य या एक आदर्श मानव बनता है। ये उसकी विशेषताएं हैं। अब देखें राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण। ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से संगठन हैं जो राजनीतिक समाजीकरण का काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला है परिवार। और परिवार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है माता पिता की भूमिका। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भूमिका, उनका चरित्र कैसा है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी किस प्रकार की आदतें हैं, वह अपने माता पिता से, परिवार के लोगों से वह सभी चीजों को सीखता है। ये परिवार। फिर परिवार का वातावरण कैसा है। यदि मान लीजिए पिता कृषक हैं तो उसके अनुरूप व्यक्ति में समाजीकरण होता है। यदि पिता शासकीय सेवा में है तो उसके अनुरूप उसका समाजीकरण होगा। यदि पिता किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो वह अपने बच्चे को उस प्रकार से शिक्षा देगा। यदि परिवार में माता या पिता राजनीति के क्षेत्र में है
नेतागिरी करते हैं या समाज सेवा करते हैं तो उसी के अनुरूप उसमें चरित्र विकसित होगा। तो जैसा परिवार वैसा ही बच्चा होगा। दूसरा है शिक्षण संस्था। वह अपना प्रारंभिक 3, 4, 5, 6 साल तक परिवार में ही अधिकतर रहता है। उसके बाद शिक्षण संस्था में प्रवेश करता है। शिक्षण संस्था में समय समय पर अनेक प्रकार की मित्र मंडलियां बनती हैं। शिक्षण संस्थाओं में कई प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। उसमें प्रारंभिक संस्कार शिक्षण संस्थाओं से ही डाले जाते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। परिवार तो देता ही है, लेकिन शिक्षण संस्थाएं भी अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाती हैं कि मिलजुल करके किस प्रकार से रहना चाहिए, किस समूह में किस प्रकार से उनको व्यवहार करना चाहिए। जैसे शिक्षण संस्थाएं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर महाविद्यालय, ये तमाम शिक्षण संस्थाएं जो हैं राजनीतिक समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। उसका एक आकार तय करती हैं। इसके अनुरूप वो अपना व्यवहार करता है। तीसरा है स्वैच्छिक समूह, मित्र मंडली। जब वह शिक्षण संस्था से बाहर आता है, घर आता है, तो अपने मित्र मंडली के साथ बैठता है, गप मारता है, खेलता है, अपना टाइम पास करता है। ये मित्र मंडली समय समय पर बदलती रहती है। यदि मान लीजिए एक छोटे से गांव में कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, जब वह स्कूल, हाई स्कूल जाएगा उसकी मित्र मंडली बदल जाएगी। जब स्कूल बदलेगा तब उसकी मित्र मंडली बदल जाएगी। इसी महाविद्यालय में जाकर के अध्ययन करेगा, किसी बड़े नगर में जाकर के अध्ययन करेगा तो उसकी मित्र मंडली फिर बदल जाती है। तो मूल चीज है कि उसकी मित्र मंडली कैसी है। तो ये जो स्वैच्छिक समूह है ये बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो मित्र मंडली का पूरा प्रभाव राजनीतिक समाजीकरण पर पड़ता है। चौथा है संचार माध्यम। देश के संचार माध्यम किस प्रकार की प्रकृति के हैं? क्या वे एक निश्चित विचारधारा का विकास करने पर विश्वास करते हैं या निष्पक्ष समाचार आप तक पहुंचाते हैं? उनकी प्रवृत्ति कैसी है? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक निश्चित विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है तो उसी के अनुरूप वह संचार साधनों का उपयोग करेगा। लेकिन मान लीजिए वह निष्पक्ष एक विचार लेकर के आगे बढ़ रहा है, वह सही गलत दोनों के बारे में सोचता है अच्छी तरह से, तो उसका एक दूसरा रूप होगा। तो संचार साधन, संचार माध्यम एक निश्चित विचारधारा का विकास कर रहे हैं या राष्ट्रीयता की ओर आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो जैसा संचार साधन होंगे उसी प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण भी होगा। मतलब यह है कि वह अपनी रुचि से किस प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग कर रहा है। जैसे टीवी चैनल्स हैं, 50 टीवी चैनल्स हैं, जो टीवी चैनल्स उसको ज्यादा अच्छा लगेगा वह उसकी ओर ज्यादा झुकेगा। इसके बाद सरकारें भी एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती हैं। जैसे भारत में पंथ निरपेक्ष विचारधारा है, उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। तो जहां लोकतंत्र होगा वहां पर व्यक्ति का समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण अधिक होगा। लेकिन जहां पर अन्य सरकारें हैं, तानाशाही है या सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर राजनीतिक समाजीकरण कम होगा, क्योंकि उसको राजनीति के बारे में, देश की परिस्थितियों के बारे में विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं होगी। जैसे आज चीन है, चीन में कोई भी व्यक्ति चीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में या अन्य किसी भी व्यवस्था के बारे में मीन मेख नहीं निकाल सकता। यदि निकाला उसका अगले दिन कहां पर बीतेगा कहा नहीं जा सकता। इतने कठोर वहां पर पाबंदी है। तो लेकिन लोकतंत्र में आप कुछ भी कर लीजिए। जैसे भी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई, सत्तारूढ़ दल ने कहा यह उपराष्ट्रपति ही नहीं पूरे देश का अपमान है, यह उपराष्ट्रपति का अपमान है। कांग्रेस पार्टी आदि कहते हैं नहीं, यह तो कलाकारी है कि व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि कलाकारी कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है। बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री होती है, तो यह कौन सी बड़ी बात है? ये अलग अलग ढंग से उसको परिभाषित करें। मतलब भारत में आप कुछ भी कर लीजिए, आप यदि गलत भी करते हैं तो लाखों लोग आपका समर्थन करने के लिए सामने आ जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक दल, भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य माध्यम हैं, क्योंकि हम सबका राजनीतिकरण हो चुका है। हम सब के सब किसी न किसी एक राजनीतिक दल से अपने आप को
संबंधित कर लेते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल आपको देखना चाहिए कि ये किस प्रकार की प्रवृत्ति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या वे सांप्रदायिकता स्थापित करना चाहते हैं, या एक किसी वर्ग विशेष को ही प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या पूरे देश की संपूर्ण व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ते हैं? ये राजनीतिक दलों के कार्यों से हमको पता चल जाता है। तो राजनीतिक दल भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि हम सब वोट डालते हैं, और जब हम वोट डालते हैं तो हम कैंडिडेट को कम देखते हैं, राजनीतिक दल को अधिक देखते हैं। यह संभव है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में ज्यादा आसक्ति हो, ज्यादा लगाव हो, यह हो सकता है। लेकिन आम रूप में, सामान्य रूप में हम राजनीतिक दलों के आधार पर अपना वोट डालते हैं। तो राजनीतिक दल को आप जब चूज करते हैं तो उसकी विचारधारा से आप सहमत हो जाते हैं। तो ये भी एक अभिकरण है। और सातवां है धर्म और धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति को धर्म की शिक्षा देती हैं, और ये धर्म की संस्थाएं आपको सहिष्णुता का भाव लाती हैं। यह संभव है कि कोई धार्मिक संस्था असहिष्णुता का भाव जगाए, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करे, लेकिन प्रायः जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनका यह दायित्व है कि वह आम मनुष्यों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव आपको सिखाए, सबके साथ समान और उचित व्यवहार आपको सिखाए, आप में नैतिकता उत्पन्न करे। तो ये राजनीतिक समाजीकरण के अलग अलग अभिकरण हैं। इन माध्यमों से व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण सीखता है, उसका राजनीतिक समाजीकरण होता है। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।